नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझने वाले हैं। और ये अध्याय सिर्फ आपकी छठी कक्षा की नींव ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सारी जानकारी है ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास की किताब पर आधारित है। और हम पढ़ेंगे अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस बातचीत का मकसद सीधा सा है। हम चाहते हैं कि इस अध्याय का हर पहलू इतनी गहराई से समझ आ जाए कि अतीत की घटनाएं एक कहानी की तरह याद रहें, ताकि परीक्षा में जवाब देते समय पूरा आत्मविश्वास हो। तो ये अध्याय हमें हमारे अतीत की एक यात्रा पर ले जाता है। लाखों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कहाँ बसते थे। और सबसे दिलचस्प सवाल कि इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है। हाँ, वो कौन से सुराग हैं, कौन से स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल करके वे अतीत की कहानी लिखते हैं। तो एक तरह से ये हमारे पूर्वजों की रोटी, कपड़ा और मकान की कहानी है। और साथ ही उस कहानी को जानने के तरीकों की भी कहानी है। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, लोग रहते कहाँ थे? देखिए, जो सबसे शुरुआती निशान मिले हैं वो हमें नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। कई लाख साल पहले की बात है ये। हाँ बिल्कुल। नर्मदा के किनारे रहने वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक और शिकारी थे, जिसे हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। संग्राहक मतलब वो जंगलों की दौलत को पहचानते थे। बिल्कुल। उन्हें पता था कौन से फल खाने हैं, कौन सी जड़ें दवा का काम करेंगी और जानवरों का शिकार कैसे करना है। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ एक तालमेल में था। पता है, ये जो शब्द है संग्राहक, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, जैसे बस घूम रहे थे और जो मिला उठा लिया। पर असल में जिंदा रहने के लिए उन्हें वनस्पति विज्ञान, दवाइयों और जानवरों के व्यवहार का एक एनसाइक्लोपीडिक ज्ञान रहा होगा। ये बिल्कुल सही बात है। उनका ज्ञान जबरदस्त था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कहाँ पर? ये मोड़ आया उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। अच्छा, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है। हाँ, करीब 8000 साल पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आप खेती की शुरुआत की बात कर रही हैं, गेहूं और जौ। बिल्कुल। यहीं पर सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं ने फसलें उगाना शुरू किया। इसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। पर अगर सोचें तो ये एक बहुत बड़ा जुआ रहा होगा। जुआ कैसे? देखिए, पीढ़ियों से आपका जीवन इस बात पर टिका था कि आप चलते रहें, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहें। सही। और अब आप अपना सब कुछ, अपने परिवार का पूरे साल का खाना जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर दांव पर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि बारिश होगी और फसल खराब नहीं होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बिल्कुल। और इस दांव ने नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे जमीन पर मालिकाना हक का विचार, विरासत का सवाल। और अतिरिक्त अनाज का क्या करें जिसे अब बचा कर रखना था। और शायद यहीं से सामाजिक ऊंच नीच और संघर्ष के बीज पड़े। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं था, ये समाज की जन्म की कहानी थी। और सिर्फ खेती ही नहीं, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू भी बनाया। हाँ, अब वो एक जगह बसने लगे थे, गांव बना रहे थे। मेहरगढ़ जैसी जगहों से हमें इसके पक्के सबूत मिलते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल। जब सुलेमान की पहाड़ियों में लोग किसान बन रहे थे और गांव बसा रहे थे, उस वक्त भी नर्मदा के किनारे लोग शिकारी संग्राहक की ही जिंदगी जी रहे थे। हाँ, अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग अलग थी। सही कहा। खेती के कुछ और भी केंद्र थे, जैसे उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। और विंध्य के बारे में एक खास बात है। चावल की बात? हाँ, और ये हाल की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। हमें हमेशा से पता था कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। लेकिन अब संत कबीर नगर के लहुरादेव में जो चावल के दाने मिले हैं वो करीब 9000 साल पुराने हैं। एक मिनट, 9000 साल मतलब गेहूं और जौ की खेती से भी शायद पहले? हो सकता है। ये तो पूरी समय रेखा ही बदल सकती है। मुझे तो हमेशा यही पढ़ाया गया कि मध्य पूर्व में गेहूं से सब शुरू हुआ। इतिहास में ऐसी रीराइट्स होती रहती हैं। जैसे जैसे हमें नए सबूत मिलते हैं, ये दिखाता है कि हमारा अतीत कितना डायनामिक है। सही। तो अब इन गांवों से कहानी आगे बढ़ी शहरों की तरफ। और शहरों की कहानी नदियों से जुड़ी है। सबसे पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियां। करीब 4700 साल पहले यहाँ भारत के पहले शहर बसे, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसे अगर वैश्विक संदर्भ में रखें तो जब यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर बस रहे थे, लगभग उसी समय
मिस्र में गीजा के पिरामिड बन रहे थे। क्या बात है। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहे एक वैश्विक परिवर्तन का दौर था। और फिर जिक्र आता है गंगा नदी का, लेकिन काफी बाद में, करीब 2500 साल पहले। हाँ, सिंधु और गंगा के बीच इतना बड़ा समय का अंतर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक वजह शायद भूगोल और तकनीक थी। गंगा का मैदान बहुत घना और जंगली था। अच्छा। उसे साफ करके खेती के लायक बनाने के लिए लोहे के मजबूत औजारों की जरूरत थी, जो बाद में आए। और जब ये हुआ तो वहां इतना अनाज पैदा हुआ कि उसने मगध जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य को जन्म दिया। बिल्कुल, गंगा के दक्षिण में जो आज का बिहार है। तो हमने देखा कि शिकारी से किसान और गांव से शहर तक का सफर तय हुआ, पर लोग एक जगह रुके नहीं। नहीं, आवाजाही यानी मूवमेंट कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? कई वजहें थीं। कभी रोजी रोटी की तलाश में, तो कभी बाढ़ या सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। सेनाएं दूसरे इलाकों को जीतने के लिए निकलती थीं, व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए, और धार्मिक गुरु अपनी शिक्षा और सलाह देने के लिए यात्रा करते थे। तो ये उस जमाने का एक तरह का ग्लोबलाइजेशन था। हाँ, कह सकते हैं। और जब लोग चलते हैं तो सिर्फ उनके शरीर नहीं चलते, उनके विचार भी सफर करते हैं। यही सांस्कृतिक आदान प्रदान की नींव थी। आप इसे उस दौर का सोशल मीडिया भी कह सकती हैं। लोगों ने एक दूसरे से पत्थर तराशने के बेहतर तरीके सीखे, संगीत की नई धुनें बनाई, और यहाँ तक कि खाना बनाने के नए तरीके भी साझा किए। बिल्कुल। आज भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, उसकी डीएनए कोडिंग इन्हीं हजारों साल पुरानी यात्राओं में हुई थी। और इसी मेलजोल से हमारे देश को अपने नाम मिले, इंडिया और भारत। हाँ, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, इनके पीछे अपनी अपनी कहानियां हैं। इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया शब्द आते हैं इंडस से, जो सिंधु नदी का ही एक रूप है। करीब 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी यहाँ आए, तो वो सिंधु नदी से परिचित हुए। हाँ, और उनकी भाषा में स का उच्चारण ह या ई जैसा होता था। तो सिंधु बन गया हिंदोस या इंदोस। बिल्कुल। और उन्होंने इस नदी के पूरब के पूरे भूमि प्रदेश को इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये नाम हमें बाहर से मिला, भौगोलिक पहचान के तौर पर। सही। और भारत? भरत नाम का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो करीब 3500 साल पुराना संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ है। यह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह, मतलब एक कबीले का नाम था। और धीरे धीरे यही कबीले की पहचान पूरे देश की पहचान बन गई। बिल्कुल। ये दिलचस्प है, एक नाम भूगोल से जुड़ा है और दूसरा लोगों के एक समूह से। खैर, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत है कि ये सब हमें पता कैसे चला। हाँ, ये 8000 साल पुरानी खेती, 4700 साल पुराने शहर, ये सब बातें हमें मालूम कैसे हुई? तो अब आते हैं जासूस के औजारों पर। हमारे पास 3 मुख्य तरह के सुराग होते हैं: पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, और पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी दस्तावेज हैं। इन्हें ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में मिलने वाले भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। और इनमें लिखा क्या होता था? धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, दवाइयाँ, विज्ञान, कविताएं, नाटक, सब कुछ। ये हमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में मिलती हैं। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी सीमा है, ये बहुत नाजुक होती हैं। हाँ, समय के साथ या तो कीड़े खा गए या वो गल गईं। जो बची हैं वो ज्यादातर मंदिरों या मठों में मिली। इसीलिए दूसरा सुराग यानी अभिलेख ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे गए लेख हैं। तो अगर पांडुलिपि एक निजी डायरी की तरह है, तो अभिलेख एक सार्वजनिक घोषणा है। क्या खूबसूरत एनोलॉजी है, बिल्कुल यही बात है। जैसे किसी स्मारक पर लगा पत्थर, जिसे इसीलिए बनाया गया कि वो हमेशा रहे और सब उसे देखें। हाँ, राजा अपने आदेश इन पर खुदवाते थे ताकि लोग उन्हें माने। वो अपनी जीतों का लेखा जोखा भी रखते थे। सम्राट अशोक के अभिलेख इसका सबसे शानदार उदाहरण है। तो पांडुलिपि से हमें पढ़े लिखे या धार्मिक लोगों की सोच पता चलती है, अभिलेख से राजा की, पर आम आदमी का क्या? उसकी कहानी बताता है हमारा तीसरा और सबसे मजबूत सुराग, पुरातत्व। यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो जमीन के नीचे दबे सबूतों को खोजते हैं। हाँ, वे पुरानी इमारतों के अवशेष, मूर्तियों और चित्रों का तो अध्ययन करते ही हैं, पर असली कहानी उन चीजों से मिलती है जो लोग पीछे छोड़ गए। उनके औजार, हथियार, बर्तन, गहने और सिक्के। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें झूठ नहीं बोलती। अगर आपको खुदाई में जले हुए अनाज के दाने और मिट्टी के बर्तन मिले, तो ये पक्का सबूत है कि वहां लोग रहते थे,
खेती करते थे और खाना पकाते थे। सही। अगर जानवरों की हड्डियां मिलती हैं तो पता चलता है कि वो क्या खाते थे और क्या पालते थे। ये हमें ठोस जानकारी देती हैं। तो इन तीनों स्रोतों को मिलाकर के इतिहासकार एक तस्वीर बनाते हैं: मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। ये जासूस के 3 मुख्य औजार हैं जिनसे वो अतीत की पहेली को सुलझाते हैं। अब एक और टूल की बात करते हैं, समय। हम ये जो तारीखें इस्तेमाल करते हैं, 2500 बीसी या 2024 एडी, इसका क्या मतलब है? ये बस एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है ताकि दुनिया भर के इतिहासकार एक ही समय रेखा पर बात कर सकें। है? इसका केंद्र बिंदु ईसा मसीह का जन्म माना गया है, जिसे वर्ष 0 मान लेते हैं। हाँ। तो उनके जन्म से पहले का समय हो गया बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी या ईसा पूर्व। इसमें गिनती उल्टी चलती है। मतलब 500 बीसी 400 बीसी से पहले आता है। बिल्कुल। और जन्म के बाद का समय हो गया एनो डोमिनी यानी एडी, जिसका लैटिन में मतलब है ईश्वर के वर्ष में, जिसे हम ईसवी कहते हैं। सही। आजकल इसे और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा और एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का इस्तेमाल बढ़ गया है। मतलब वही है, बस शब्दावली बदल गई। तो इस पूरी जासूसी कहानी को अगर हम समेटे परीक्षा के नजरिए से, तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, कुछ तारीखें बहुत जरूरी हैं। हाँ। जैसे करीब 8000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई। गेहूं, जौ। करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे। हाँ, और करीब 2500 साल पहले गंगा घाटी में शहर और मगध का उदय हुआ। और कुछ शब्द जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, संग्राहक, आखेटक, ये भी जरूरी हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये कि विकास अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुआ। तो इस प्रकार यह अध्याय हमें समझाता है कि हमारा अतीत कितना विविध और रोचक है। हाँ, और ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें कैसे पता चला कि क्या हुआ। जानने की ये प्रक्रिया तथ्यों से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे इंसान शिकारी होने से लेकर किसान बनने, फिर गांव बसाने से लेकर शहर बनाने और आखिर में मगध जैसे बड़े साम्राज्य बनाने तक का लंबा सफर तय किया। ये सिर्फ तथ्यों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये समझने की प्रक्रिया है कि हम अपने अतीत को जानते कैसे हैं और उस जानने में क्या-क्या सीमाएं हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर इतनी विविधता देखते हैं, भाषा में, खाने में, रिवाजों में, और अक्सर अपनी पहचान को लेके बहस करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे डीएनए की असल कोडिंग हजारों साल पहले हुई इन्हीं यात्राओं और सांस्कृतिक मेलजोल में छिपी है? शायद आज के हमारे कई सवालों के जवाब हमारी कहानी की इस पहली कड़ी में मौजूद हैं। इस पर सोचिएगा।